हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल की इस सीरीज में लास्ट चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। मेजर तौर पर अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को हमने दो ही पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारी डिटेल्स हैं, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अचीव अ सिंगल आउटकम आर कॉल्ड प्रोग्राम और प्रोसीजर। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक सिंगल आउटकम को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स हैं और रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे एमएस वर्ड अगर आप यूज करना चाहते हो तो एमएस वर्ड आप किस पर्टिकुलर रीजन से करते हो? सर, वर्ड एडिटिंग के लिए। अगर आपको वर्ड एडिटिंग करनी है, आपको वर्ड में कुछ काम करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फोटोशॉप क्यों यूज करते हो, तो सर अगर हमें पिक्चर एडिट करनी हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेटली फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि वो क्या करता है? कंप्लीट करता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर हमारे पास आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो तीन तरीके के सॉफ्टवेयर हमें बेसिकली मिलते हैं। अगर इनको मेजर तौर पर डिवाइड किया जाए और अगर आप इसको स्टडी करें तो कैसे स्टडी करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनके बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। जैसे विंडोज जो है वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरीके से यूनिक्स जो है वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरीके से उबंटू है, इसी तरीके से लिनक्स है। ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आ जाते हैं हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स कौन कौन से आते हैं? सर, लैंग्वेज प्रोसेसर्स के अंदर आते हैं हमारे पास जैसे कंपाइलर आ जाता है हमारे पास, इसी तरीके से हमारे पास इंटरप्रेटर आ जाता है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं, वो सारे के सारे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और फिर आते हैं हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। अब सर, ये डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? आप फर्ज करिए कि आपने एक हार्डवेयर डिवाइस खरीदी है, जैसे आप एक प्रिंटर लेकर के आए हैं। उस प्रिंटर को आपके कंप्यूटर सिस्टम पर चलाने के लिए आपको कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को के इंस्ट्रक्शंस को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में वो पर्टिकुलर प्रिंटर समझता है। और ये ट्रांसलेशन का काम जो है, ये बेसिकली या कम्युनिकेशन का काम जो हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स परफॉर्म करते हैं। उस प्रिंटर के साथ एक सीडी आई होगी, उस सीडी को आप डालेंगे। आजकल हम सीडी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी हार्डवेयर को प्लग करते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर अटैच होता है, वो हमारे सिस्टम के ऊपर, डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो हमारे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है। और नहीं तो हम ऑनलाइन इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन पहले एक सीडी बकायदा आती थी हार्डवेयर के साथ, जिसको आपको रन कराना होता था और उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर होता था, वो आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाता था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड है, फोटोशॉप है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, गेमिंग की जितनी भी एप्लीकेशन हैं, ये सारी की सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो एंटीवायरस सिस्टम्स जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते रहते हैं रिपीटेटिवली आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर पार्ट, ठीक है जी, टू कंप्यूटर एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर भागों को या अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सारे के सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी रन करना चाहते हैं तो पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे और तभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रन कर पाएंगे। ठीक है जी। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसके ऊपर ही सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इससे प्रीवियस वाला चैप्टर था उसमें देखा भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली इंटरफेस के तौर पर काम करते हैं हार्डवेयर के बीच में और यूजर एप्लीकेशन के बीच में। Based on its function, system softwares are divided into three parts: operating system, language processor, and device driver. Operating system हम already पढ़ चुके हैं, it's an interface between a user, program and hardware.
is this first operating software to be loaded into computer memory when the computer is switch on, and this is called as booting. So ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम लोड करते हैं हमारी मेमोरी के अंदर, जब पहली बार कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी। सो बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जैसे ही हमने चलाया उसे, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है मेन मेमोरी के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बूटिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं सर? एमएस विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, उबंटू है, मैक ओएस है, बॉस है, फेडोरा है, फ्री बीएसडी है ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम ओएस है, सेंट ओएस है, डेबियन है, डिपिन है, और उसके बाद सोलरिस है। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। बॉस जो है वो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है, जो कि इंडिया मेड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में बात करें तो हम समझना चाहते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स बेसिकली क्या काम करते हैं। सो प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी, C++, etc. is also called as source code, and this set of instruction is in machine readable form is called as object code और machine code. So ये बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं? आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं। ठीक है जी। आप C++ में लिखते हैं तो सी आउट लिख देते हैं और लिख देते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दीजिए। अब सर ये जो आपका सेंटेंस है ये इंग्लिश स्टेटमेंट है, जो कि मशीन लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, ये मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0-1 में काम करती है। सो इस हाई लेवल लैंग्वेज को जब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, 0-1 में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस कन्वर्जन का काम जो है वो बेसिकली ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स करते हैं। ठीक है जी। सो इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम ये करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड एज लैंग्वेज प्रोसेसर। सो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सोर्स कोड जो C++, जावा में लिखा है उसे मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। 3 तरीके के होते हैं, एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है हमारे पास कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है सर? असेंबलर असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसके इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होता है सर? न्यूमोनिक कोड यूज करते हैं, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, स्टोर करने के लिए str। अब ये कोड बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखे गए हैं, इनको 0-1 में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल प्रोग्राम एट वन गो रादर देन लाइन बाय लाइन। सो इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेसिकली काम तो एक ही करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन इंटरप्रेटर जहां इस कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर एक ही सिंगल गो में पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देता है। अब लाइन बाय लाइन और पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टोरी है थर्स्टी क्रो की। क्रो वाली जो स्टोरी अगर आपने सुनी है कि एक कौवा होता है जो कि प्यासा होता है, अगर ये इंग्लिश में लिखी हुई है और अगर मैं 2 स्टूडेंट्स को देता हूं, तो एक स्टूडेंट क्या करेगा? एक लाइन को पढ़ेगा, वंस देयर वाज अ क्रो, एक बार की बात है एक कौवा था। ठीक है, तो उसने एक लाइन को पढ़ा, उसने एक लाइन को ट्रांसलेट किया। फिर ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था, उसने दूसरी लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन को कन्वर्ट किया। तो एक स्टूडेंट तो इस तरीके से काम कर रहा है, जब वो एक लाइन को पढ़ रहा है, रीड कर रहा है इंग्लिश में, फिर उसे ट्रांसलेट कर रहा है। दूसरा क्या करेगा? पूरी स्टोरी को पढ़ लेगा और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। एक बार की बात है एक कौवा था, वो बहुत ही प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तो जिसने एक ही गो में कन्वर्ट किया है वो काम कर रहा है कंपाइलर की तरह, और जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है वो काम कर रहा है इंटरप्रेटर की तरह। ठीक है जी। तो लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल कोड से मशीन लेवल कोड में, वो इंटरप्रेटर होते हैं, और जो एक साथ कन्वर्ट कर देते हैं वो कंपाइलर कहलाते हैं। तो सर डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? ये थर्ड तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। व्हेन यू अटैच अ न्यू डिवाइस यू नीड टू इंस्टॉल इट्स ड्राइवर सो दैट द ओएस नोज हाउ इट नीड्स टू बी मैनेज्ड। जब भी एक नया डिवाइस हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ ऐड करते हैं तो हम उस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर ला करके उस पर इंस्टॉल करते हैं, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चले कि इसको कैसे उपयोग करना है या इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, सो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को ही कन्वर्ट करने का काम ये कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू हेल्प यूजर परफॉर्म
स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि अगर कोई फोटोशॉप पे काम कर रहा है, मतलब वो फोटो एडिटिंग का काम कर रहा है, अगर कोई वीडियो एडिटिंग टूल्स को यूज कर रहा है तो वो वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा है, और अगर कोई वर्ड एडिटिंग टूल्स का काम यूज कर रहा है तो वो वर्ड एडिटिंग का बेसिकली काम कर रहे हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक टास्क है उसको हर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें दिया गया होता है। इट इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, जैसा यूजर उसकी रिक्वायरमेंट वैसे ही इसको डेवलप किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, वर्ड पैड यूज करते हो, नोट पैड यूज करते हो, गूगल वर्ड भी यूज करते हो, स्प्रेडशीट यूज करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हो, गूगल वर्कशीट या स्प्रेडशीट आप इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सीक्वल इस्तेमाल करते हो यानी कि सीक्वल सर्वर इस्तेमाल करते हो, या और जो दूसरे टूल हैं जैसे ओरेकल 9 आई है उसका इस्तेमाल करते हो। मल्टीमीडिया टूल, जहां पर मल्टीमीडिया के साथ काम करने के लिए काम किया जाता है, जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ठीक है, वीडियो मीडिया प्लेयर हो गया, इस तरीके के टूल्स जो होते हैं वो मल्टीमीडिया टूल्स कहलाते हैं। लास्ट हमारे पास आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं विच हेल्प्स टू मेंटेन, ऑप्टिमाइज एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। सो ये रेगुलरली कंप्यूटर सिस्टम पे चलते रहते हैं, और ये कंप्यूटर सिस्टम का रखरखाव करना, सुरक्षा करना, और ये इंश्योर करना कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते रहे, यही इनका काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जो एंटीवायरस सिस्टम लाते हैं वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उस एंटीवायरस का काम क्या है सर? आपके कंप्यूटर की तबीयत को दुरुस्त रखना, यानी कि ठीक रखना। कैसे रखेगा वो जितने भी आपके वायरसेस हैं उनको किल करता रहेगा, या उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं होने देगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जिसमें वायरसेस हैं। ठीक है, तो अगर वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं आएगा, या ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं आएगा, या कोई भी मालवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपका कंप्यूटर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। इसी तरीके से डिस्क फ्रेगमेंटेड जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो हार्डवेयर ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसके फ्रेगमेंट्स ना बने, और उस फ्रेगमेंट्स को वो क्या कर सके, कम से कम कर सके। ठीक है, तो ये रेगुलरली यूज ही इसलिए होते हैं ताकि कंप्यूटर सिस्टम को परफॉर्म कर सके। एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि एंटीवायरस सिस्टम वायरस को नहीं लगने देता। डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपके डिस्क की खाली जगहों को एक साथ इकट्ठी करके रखती है ताकि बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर उसमें लोड किया जा सके। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्रेशन टूल्स आते हैं जो कि डेटा को कंप्रेस करते हैं ताकि वो जगह कम से कम घेरे। बैकअप टूल्स आते हैं जो आपके डेटा का बैकअप रेगुलरली लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि अगर आपका डेटा डिलीट भी हो जाए तो उसकी बैकअप फाइल हमेशा आपके पास अवेलेबल रहे। ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर डिवाइस इज कॉल्ड एज बूटिंग। व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स, सबसे पहले क्या होता है, बायोस जो होता है या यूईएफआई फर्मवेयर जिसको बोलते हैं हम, वो एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले बायोस एग्जीक्यूट होता है। व्हाट इज बायोस? बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रन होता है प्रोग्राम। फिर बूट लोडर जो है वो लोड होता है आपके पास, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर सिस्टम के पूरा ऑन होने का जो प्रोसेस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले बायोस लोड होता है या एग्जीक्यूट होता है, फिर पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होता है, रन होता है, फिर बूट स्ट्रैप लोडर या बूट लोडर जिसको हम बोलते हैं वो लोड होता है आपका, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली लोड किया जाता है बूट स्ट्रैप लोडर की मदद से। BIOS is a firmware that is a piece of software permanently programmed into the hardware। ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें चेंज करना जरूरी नहीं है या चेंज नहीं करना है, उसका फिक्स काम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का कि उसे हर बार एक सेम टास्क को परफॉर्म करना है। तो बायोस को हम परमानेंटली क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं अपनी हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली इसको यूज करने के लिए। बूटिंग के बारे में बात करें तो बूटिंग दो तरीके से होती है। एक तो कोल्ड बूटिंग होती है और एक दूसरी होती है वार्म बूटिंग। अब सर कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। When the system is start by switching on power supply, it is called as cold booting। जब मेरे सिस्टम के अंदर कुछ भी लोड नहीं है मेन मेमोरी के अंदर, समझिए इस चीज को, मेन मेमोरी के अंदर जब कुछ भी लोड नहीं है और पहली बार मैं सिस्टम को ऑन कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड बूटिंग, जिसमें पहला प्रोसेस बायोस लोडिंग का होता है। ठीक है, बायोस को सबसे पहले लोड किया जाता है और फिर बाकी के जो हमने देखा था, पोस्ट को लोड करना, फिर बूट स्ट्रैप को लोड करना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, काम किया जाता है। वार्म बूटिंग
is basically restart the computer without turning off the power supply and it is generally faster than cold booting. यहाँ पे BIOS को वापस से लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, BIOS ऑलरेडी लोड होता है. आप जब रीस्टार्ट करते हो तो वार्म बूटिंग होती है और वार्म बूटिंग में BIOS को अनलोड नहीं किया जाता है, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को अनलोड करके और वापस लोड किया जाता है. सो अगेन वार्म बूटिंग जो होगी वो फास्टर होगी किसके मुकाबले, कोल्ड बूटिंग के मुकाबले. ठीक है जी. ओपन सोर्स वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं या निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सिस्टम है. तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. अगर कोई कंपनी किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है और उसको बेचती है, उसका कंट्रोल अपने पास रखती है, उसका कोड कहीं नहीं देती है, तो वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड केवल विंडोज के पास है, विंडोज ने किसी और को वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड नहीं दिया है, सो वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गया. इसी तरीके से एमएस ऑफिस का कोड केवल और केवल माइक्रोसॉफ्ट के पास है, माइक्रोसॉफ्ट ने वो ऑफिस का कोड जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रखा क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केट के अंदर. फोटोशॉप एडोबी का प्रोडक्ट है और एडोबी ने इसको ओपन सोर्स नहीं कर रखा है, यानी कि इसका कोड फ्रीली अवेलेबल नहीं है. ये कोड पूरा का पूरा उनकी खुद की रिपोजिटरी के अंदर है और जब भी कुछ चेंज करना होता है वो नया चेंज करके नया प्रोडक्ट रिलीज करते हैं मार्केट के अंदर जो कि सेल करने के लिए रखा जाता है. जबकि बात करें ओपन सोर्स के बारे में तो लिनक्स का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, फ्री बीएसडी का भी अवेलेबल है और उबंटू का भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कोड हमारे पास अवेलेबल है. कम्युनिटी के पास अवेलेबल है, कम्युनिटी रेगुलरली इस पे काम करती है और नए रिलीज रेगुलरली लेकर के आती है. सो दीज आर कॉल्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स. बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग की तरफ जहां पर हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास आता है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है. सो सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, कंप्यूटर का भौतिक भाग है क्या, नहीं, सॉफ्टवेयर हमारे पास कंप्यूटर का भौतिक भाग नहीं है. केवल हार्डवेयर है, नहीं. केवल मेमोरी है, नहीं. बी निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह है, यानी इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस and resource instructions and programs. Yes, it's a correct option. Option B is the correct answer. निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, सॉफ्टवेयर का प्रकार कौन सा नहीं है. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, जबकि नेटवर्क केबल एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी ऑप्शन, क्योंकि नेटवर्क केबल एक सॉफ्टवेयर का प्रकार तो नहीं है. सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है, गेम खेलना, नहीं. हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित करना यानी कि इंटरफेस प्रोवाइड करना बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जी हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. केवल प्रिंटिंग करना, नहीं. इंटरनेट चलाना, नहीं. बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एमएस वर्ड है क्या, नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. लिनक्स डेफिनेटली ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है. पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है. याद करिए, सोर्स कोड यानी कि हमारा सी, सी प्लस प्लस और जावा में लिखा हुआ कोड जो होता है उसको अगर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से किया जाता है क्या, नहीं, ये गलत ऑप्शन है. ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, नहीं, गलत ऑप्शन है. लैंग्वेज प्रोसेसर के माध्यम से किया जाता है, जी हाँ, सी ऑप्शन यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. नेक्स्ट, असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. इंटरप्रेटर प्रोग्राम को कैसे अनुवादित करता है, कैसे ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर जब प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है तो ट्रांसलेट करने का काम करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है कि ये तो कंपाइलर का काम है सर, इंटरप्रेटर का नहीं काम है. लाइन बाय लाइन करता है क्या, जी हाँ, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, इंटरप्रेटर. जबकि एक साथ पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एक साथ कन्वर्ट करने का काम आपका कंपाइलर करता है. कंपाइलर की विशेषता क्या है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है. सो इट कन्वर्ट्स और इट ट्रांसलेट द कंप्लीट सोर्स कोड इन सिंगल गो और वन गो. तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन होते हैं, वो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं, उनको डिफेक्टिव होने से बचाते हैं. सो एमएस वर्ड है क्या, जी नहीं, एमएस वर्ड तो नहीं है. एंटीवायरस है, जी हाँ, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है.
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इट्स अ बूटिंग प्रोसेस, और बूटिंग प्रोसेस भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। आई होप ये चैप्टर जो है वो पूरा आपको समझ में आया होगा, और इसके साथ कंप्यूटर फंडामेंटल का जो चैप्टर है वो हमारा क्लोज हो जाता है। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हमने एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसका जो मेजर पार्ट अभी बाकी रह जाता है वो रह जाता है आपका एमएस ऑफिस सूट, जिसकी लेक्चर वीडियोस जल्द ही हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो एमएस ऑफिस वीडियोस के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।